हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में पुनः स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, साइंस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम अगेन क्लास नंबर 2 को लेकर आए हैं। और इस क्लास में अगेन उन सभी प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, नेत्र गोलक चपटा व लंबा हो जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है और आप अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दूरदृष्टि दोष के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि दूरदृष्टि दोष में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष या जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है से जब भी व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसे दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो निकट रखी जो वस्तुएं होती है वो उनका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है, केवल दूर की वस्तुएं ही स्पष्ट देख पाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है। अभी यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि निकट दृष्टि दोष के विषय में निवारण के लिए पूछा जाए तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है वो है आपका अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो इस तरह यदि निकट दृष्टि दोष के विषय में पूछा जाए तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और यदि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए पूछा जाए तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारे दो क्वेश्चंस में से एक न एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे निकट दृष्टि दोष में होता है। अगेन वही क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पाती, इसमें नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, या फिर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोला जाता है, इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है जबकि निकट की वस्तुएं उसे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो इसमें दूरी पर जो स्थित जो वस्तु होती है उसका जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर उसके सामने यानी कि पहले ही बन जाता है। और ये जो निकट दृष्टि जो दोष होता है इसमें क्या होता है कि आंखों का नेत्र गोलक जिसको आईबॉल बोला जाता है चपटा हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे दोनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पाती, दूसरा है इसमें नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, तथा प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? करेक्ट हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी कि विचार करना है परमाणु के संदर्भ में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या दिया गया है, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पहला ऑप्शंस दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मूल कण हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है अतः परमाणु उदासीन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मूल कण हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के लिए वो उत्तरदायी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन दिया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। अतः
परमाणु उदासीन होता है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस तरह से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेटमेंट हमारा 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्य कथन है, यानी कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं अगेन। तो यहाँ पर सत्य कथन के विषय में हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है कि सभी खनिज अयस्क हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कन्फ्यूजन होने के काफ़ी चांसेस हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि खनिज व अयस्क परस्पर संबंधित नहीं हैं। और लास्ट का ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेल या फिर जो चट्टान जिनसे खनिजों का खनन होता है, खनन किया जाता है, अयस्क या फिर ओर कहलाते हैं। और सेल या खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक जो खनिजों का एक समूहन होता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सभी अयस्क हैं वो खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सी धातु खनिज भारत में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी धातु है जो धातु खनिज है जो भारत में नहीं पाई जाती है। सोना, प्लेटिनम, तांबा, अब्रक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लेटिनम जो खनिज है वो भारत में इसका पूर्ण रूप से अभाव है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसको मेटलर्जी कहते हैं, यानी कि धातु क्रम बोला जाता है। तो सोना, तांबा, अब्रक ये सभी इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन प्लेटिनम इंडिया में प्लेटिनम का अभाव है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपना कीमती कमेंट जो कीमती सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन किस विधि द्वारा किया जाता है सल्फाइड का। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फैन पलवन विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है कि अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की जो विधि होती है, यानी कि जो ओर्स होते हैं उनसे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको अलग करने की जो विधि कहलाती है उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रण विधि, यानी कि सांद्रण कहलाता है। तो अयस्क का सांद्रण अशुद्धि के स्वभाव के अनुरूप 3 विधियों से किया जा सकता है। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, फैन पलवन विधि के द्वारा। लेकिन जो सल्फाइड अयस्क है उसका जो सांद्रण है वो फैन पलवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु क्रम के संदर्भ में निस्तापन व भर्जन है, यानी कि निस्तापन और भर्जन क्या होता है, यानी कि कैल्सिनेशन या फिर रोस्ट की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि निस्तापन सीमित वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया होती है, जबकि जो भर्जन होता है वो पर्याप्त वायु में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया है। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। निस्तापन पर्याप्त वायु में होता है जबकि भर्जन सीमित वायु में होता है, करेक्ट नहीं है। निस्तापन व भर्जन की क्रिया वायु की मात्रा पर निर्भर नहीं है, ये भी गलत है। तो और लास्ट का तो गलत है ही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे यस ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इसका हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये जो मैं दिखा रहा था ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होना परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है।
तो दूसरा ऑप्शंस दिया गया है कि किसी वस्तु का धनावेशित होना परमाणु में प्रोटॉनों को प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है कि विद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी कण प्रोटॉन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वस्तु का धनावेशित होना परमाणुओं में प्रोटॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात यह है कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होना परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। उसमें धनावेशित होना प्रोटॉनों की अधिकता को और ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। और विद्युतीकरण के लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कण यानी कि इलेक्ट्रॉन है। जो उत्तरदायी कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से केवल हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही है। अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। एल्यूमिनियम के संचारण के संदर्भ में विचार करें। अब एल्यूमिनियम के संचारण के विषय में हमें विचार करना है। तो यहाँ पर स्पेशली संचारण का मतलब होता है कोरोजन से। तो एल्यूमिनियम के विषय में यहाँ पर बताना है कि पहला क्या है, एल्यूमिनियम का स्टेटमेंट क्या दिया गया है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एल्यूमिनियम का संचारण वायु तथा आर्द्रता के प्रभाव के कारण होता है। किसके? वायु तथा आर्द्रता के प्रभाव के कारण होता है। सेकंड में दिया है एल्यूमिनियम के लिए संचारण फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का जो संचारण होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन O2 व नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। और दूसरा, ये संचारण फायदेमंद होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों जो हैं इसके स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एधार्थ वर्ध्यता धातुओं का एक महत्वपूर्ण गुण है, इस संदर्भ में सत्य कथन है। एधार्थ वर्ध्यता धातुओं का क्या है, एक महत्वपूर्ण गुण है और इस संदर्भ में सत्य कथन हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि एधार्थ वर्ध्यता होता क्या है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेलिएबिलिटी। तो धातुओं को पीटकर यानी कि उसको आघात पहुंचाकर चादर के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, उसे ही एधात वर्धन्यता यानी कि मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि सोना सबसे ज़्यादा एधात वर्ध्य धातु है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें दिया गया है कि कुछ अधातुएं जैसे आयोडीन एधात वर्ध्यता का गुण प्रदर्शित करती है, ये सही नहीं है। तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो क्या क्या इसके पिग आयरन कच्चे लोहे के विषय में स्टेटमेंट करेक्ट है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। दूसरा है इसका गलनांक तुलनात्मक रूप से उच्च होता है। थर्ड है कि इसमें लोहे की मात्रा 93% कार्बन, लोहे की मात्रा तो 93% और कार्बन की मात्रा 4 to 5% और शेष सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन की अशुद्धियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वात्य भट्टी से जो प्राप्त लोहा होता है वो पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें जो 93% है वो लोहा है, 4 से 5% जो है वो कार्बन है और शेष जो होता है इसमें फास्फोरस सल्फर सिलिकॉन की क्या होती है इम्प्योरिटीज़ उपस्थित होती हैं। और इसी कारण इसका जो गलनांक होता है वो कम होता है और ये भंगुर होता है यानी कि ब्रिटल होता है। क्या होता है ये, भंगुर या फिर ब्रिटल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उच्च बोला गया है जबकि मैंने आपको बोला कि कम होता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ के कारण इसका गलनांक क्या होगा, कम होता है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्टियों के संदर्भ में विचार करें। तो क्या है इसमें पहला ऑप्शंस कि भट्टियों का प्रयोग ऊंचे ताप के लिए किया जाता है। भट्टियों का प्रयोग किसके लिए, ऊंचे ताप के लिए किया जाता है। आर्क भट्टी में 3000 से 3500 तक ताप प्राप्त किया जा सकता है।
तो यहाँ पर हमें बताना है फ्रेंड्स कि जो एक्चुअली भट्टियाँ क्या है, कई प्रकार की होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रेरण की भट्टी, प्रतिरोधक भट्टी या फिर आर्क भट्टी। और इसमें जो आर्क भट्टी है इसका जो उपयोग होता है वो ज़्यादातर होता है, और भट्टियों का जो प्रयोग है वो प्राय ऊंचे ताप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और आर्क भट्टी की यदि मैं बात करूं तो इसमें 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप उत्पन्न होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तन्यता के संदर्भ में विचार करें। यानी कि तन्यता क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, तन्यता जिसको डक्टिलिटी बोला जाता है क्या होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शंस में दिए गए हैं कि धातुओं को पीटकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। बिल्कुल सही है कि जब भी किसी धातु को पीटकर उसको तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहते हैं। और दूसरा है चांदी सबसे तन्य धातु है, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि सोना जो होता है वो सबसे तन्य धातु होता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा केवल ऑप्शन एक ही बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हैं, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में आपको सिलेबस बताया था विज्ञान का, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इन सभी वीडियोस को 2 से 3 बार यानी कि 2 बार भी यदि देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा में दिखाई पड़ेंगे। और अपनी महत्वपूर्ण और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए, मजबूत तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर देना है, सो दैट आपको कोई भी वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय से मिल पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इस संदर्भ में विचार करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सबसे पहला जो ऑप्शंस दिया गया है वो पहला ऑप्शंस दिया गया है कि जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु आवश्यक है। जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु आवश्यक है। और दूसरा हमारा जो ऑप्शंस दिया गया है, जंग भूरे रंग की परत है जो आयरन के ऑक्साइड बनने के कारण बनती है। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि जंग लगने से आयरन के भार में कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी लोहे से बनी चीज़ें जैसा कि पाइप है, रेलिंग है, पेंच है या कील है, कुछ समय के लिए वायु और नमी के संपर्क में रह जाते हैं तो उनकी सतह पर लाल भूरे रंग की एक परत यानी कि एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। और धातुओं की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना यानी कि संक्षारण कहलाता है, उसका कोरोजन कहलाता है। तो लोहे के संक्षारण को जंग लगना इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक लोहे की जो परत है उसके ऑक्साइड के रूप में जमा हो जाती है। तो लोहे के ऊपर यानी कि आयरन ऑक्साइड बनने के कारण जो परत डिपॉजिट होती है उसे ही हम कोरोजन यानी कि आपका संक्षारण कहते हैं। और फ्रेंड्स धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट होती रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु आवश्यक है, बिल्कुल सही ऑप्शंस है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें कि जंग भूरे रंग की परत जो कि आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण बनती है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये भी मैंने अभी आपको बताया है। और तीसरा इसमें दिया है जंग लगने से आयरन के भार में कमी हो जाती है, तो ये करेक्ट नहीं है। अभी इस तरह से हमारी जो ऑप्शंस हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने कई क्वेश्चनों को क्योंकि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कई चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो इस तरह से हम लिंक करके चीज़ों को पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से आज के वीडियो सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।